ऑफ यूनिफिकेशन इन जर्मनी। इसके पहले हमने पढ़ चुका है, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कि जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन किस तरह से स्टार्ट हुआ था, क्या इससे पहले के सर्कमटेंसेस थे, इसके बाद में कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स थे जो जर्मनी के यूनिफिकेशन में अपना रोल प्ले कर रहे थे, कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स थी जो जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं होने दे रही थी। उसके बाद हमने जॉर्डन के बारे में पढ़ा, ये कस्टम टोटरी थी जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें इनिशियली 1834 के अंदर प्रेसा के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर जितने भी आपके जर्मन यूनियन के अंदर जो भी स्टेट थे स्टार्टिंग में इसके अंदर जो बताया स्वार्ट्सबर्ग और जो प्रेसा के बीच में जो भी एरिया थे, जो भी कस्टम टोटरी थी, इनको मतलब यहाँ पर एबोलिश किया गया था, खत्म किया गया था। बाद में ऑलमोस्ट जर्मन जो भी यूनियन के स्टेट है उन्होंने इसको फॉलो कर लिया था और ये इकोनॉमिक एक नेशनलिज्म को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने काम किया था। इसके बाद जो जर्मनी के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसमें आता है बिस्मार्क का नेम आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले बताया जा रखा है कि जैसे 1861 के अंदर सबसे पहले जो सिस्टम स्टार्ट होता है, इसके अंदर जो बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं अपन, तो जो केसर विलियम है, ध्यान रखना इसमें केसर विलियम फर्स्ट है, ये आपके प्रेसा के रूलर बन जाते हैं 1861 के अंदर, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है। इसके अंदर हालांकि इन्होंने इनके बारे में बताया जा रखा है, इनको कोई ज्यादा इनके अंदर कोई ज्यादा खुद के अंदर क्वालिटीज नहीं थी ज्यादा, लेकिन इनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी थी कि मतलब ये दूसरे लोगों को या दूसरे की क्वालिटी को इजीली पढ़ सकते थे कि दूसरे के अंदर सेकंड पर्सन के अंदर क्या क्वालिटीज थी। तो बताया जा रहा है इन्होंने बिस्मार्क को अपना एक चांसलर अपॉइंटेड कर दिया था, सबसे पहले इन्होंने काम ये किया, बिस्मार्क को अपना चांसलर अपॉइंटेड किया। और बिस्मार्क की जो क्वालिटी आप जानते हो कि एक क्लेवर, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिशियन माने जाते हैं। ये बिस्मार्क के बारे में कि बिस्मार्क को एक क्लेवर, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिशियन माना गया है। और इन्होंने जब इनिशियली शुरुआत के अंदर इन्होंने जो बताया जा रखा है, इन्होंने शुरुआत के अंदर इन्होंने एक पॉलिसी एडॉप्ट की थी शुरुआत में, मतलब जैसे बताया जा रखा है कि इनकी थोड़ी अलग थी। इनकी थोड़ी ये थी कि मतलब कि ज्यादा बातचीत करने से, कहने का मतलब ज्यादा लगा था किसी से कंसल्ट करते हैं, बातचीत करते हैं या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए अपन मीडिएटर की फीलिंग्स लाते हैं या लगातार टॉक करते हैं ऐसा होना नहीं होना, तो इन्होंने माना था कि ऐसा करने से टाइम वेस्टेज होता है। तो कभी जब नीड होती है उस समय भी क्या करना पड़ता है, इन्होंने पॉलिसी की थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इनका मानना था कि कभी जरूरत होती है, कभी नीड हो जाए तो उस समय में मतलब किसी का ब्लड भी बहा देना चाहिए, कहने का मतलब होती है खून का वगैरह वगैरह, इस तरह की पॉलिसी में विश्वास करते थे कि अगर इससे निचली हमारी बात नहीं मान रहा है, सुन नहीं रहा है, तो उस तरह में आयरन और ब्लड पॉलिसी को एडॉप्ट करने की जो आप कह सकते हैं कैपेसिटी इनकी थ्योरी थी, वो इस तरह का ये इस तरह की इनकी थ्योरी इन्होंने एडॉप्ट कर रखी थी। अब बताया जा रखा है इन्होंने इनका ये भी मानना था कि मतलब जो भी हमें अगर यूनिफिकेशन करना है जर्मनी का, तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल जो कह सकते हैं सपोर्ट की भी नीड होगी, यहाँ पर कुछ इनका खुद का पर्सनली यहाँ का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन है उसको अपन 3 फेज में कर सकते हैं, ध्यान रखना है यूनिफिकेशन है वो टोटल 3 फेज में हुआ था। और बस ये भी पढ़ा था अपन ने कि सबसे पहले इनिशियली जो आपके जर्मनी के यूनिफिकेशन के अंदर जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसने ली थी, प्रेसिया ने ली थी, कि प्रेसिया की मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था और जो जर्मनी को यूनिफाइड करने के अंदर प्रेसिया ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। टोटल इसका 3 फेज में यूनिफिकेशन होगा। जो फर्स्ट फेज चल रहा है वो चल रहा है आपके वॉर विद डेनमार्क और ट्रीटी ऑफ जुगेस्ट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बताया जा रखा है 2 प्लेसेस ध्यान रखना है इसके अंदर, एक तो दे रखा है आपके स्लेस्विग और दूसरा दे रखा है आपके होस्टिन, ध्यान रखना। एक तो दे रखा है आपके यहाँ पर स्लेस्विग नाम का प्लेसेस है और दूसरा दे रखा है आपके यहाँ पर होस्टिन। ये 2 ऐसे प्लेसेस है जो इनको, ये प्लेसेस तो आपके थे यहाँ पर किसके, जर्मनी के, ये प्लेसेस तो थे आपके जर्मनी के, लेकिन इनको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा था, कंट्रोल बाय डेनमार्क।
यानी ये दोनों प्लेसेस थे, दोनों स्टेट थे, दोनों कह सकते हैं अपन दोनों ऐसे कुछ जो प्लेस स्टेट थे यहाँ पर, जो स्लेस्विग और ऑस्ट्रिया ये तो थे जर्मनी के, लेकिन इनको कंट्रोल कौन कर रहा? डेनमार्क इनको काम कर लगा था, कंट्रोल कर रहा था। कहने का मतलब इन स्टेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर डोमिनेंस था, पॉलिटिकल डोमिनेंस था, वो यहाँ पर डेनमार्क हमें देखने को मिलता है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि स्लेस्विग और ऑस्ट्रिया यहाँ पर ज्यादा के लोग थे, वो यहाँ पर किसके थे? यहाँ पर ज्यादा के जो लोग थे वो हमें देखने को मिलते हैं जर्मनी के, जर्मन पीपल यहाँ पर रहा करते थे, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी जानते हैं इसके अंदर कि डेनमार्क के काफी ज्यादा लोग भी यहाँ पर रहा करते थे। तो जो भी जर्मन पर्सन थे वो तो चाहते थे कि मतलब इनको जर्मनी के अंदर मर्ज कर लिया जाए, लेकिन जो डेनमार्क के जो पर्सन थे, डेन पर्सन थे, वो ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे कि मतलब यहाँ पर जो बताया जा रखा है यूनिफिकेशन में, जर्मनी का यूनिफिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है ना। उसके बाद बताया जा रखा है यहाँ पर अलग अलग तरह के जो आपके सरकमस्टेंस देखने को मिले, जैसे कि लंदन में जो आपके केस जो एक लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर यहाँ पर इस तरह का जो मैटर था हमें देखने को मिला था। तो ज्यादा के यूरोपियन स्टेट उन्होंने एक यहाँ पर एक जो एक बताया यहाँ पर डेनमार्क को भी आप इन दोनों पे अपना पॉलिटिकली कंट्रोल कर सकते हो, यानी जो स्लेस्विग या ऑस्ट्रिया को आप पॉलिटिकली कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप इस जो कह सकते दोनों प्लेसेस को अपने एरिया के अंदर, अपने एम्पायर के अंदर मर्ज नहीं कर सकते हो। इस तरह का यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट ज्यादा कंट्रीज ने इस तरह का जो आप कह सकते हैं कि ऑर्डर इश्यू किया, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद बताया जा रहा है डेनमार्क ने दोनों प्लेसेस को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो बिस्मार्क के पास में यहाँ पर क्या मिल गया भाई? तो बिस्मार्क हम पढ़ रहे हैं, इसके कंट्रीब्यूशन के पास एक इनको एक चांस मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, यानी किसके? डेनमार्क के साथ फाइट करने की। तो बताया जा रहा है यहाँ पर जो दो, यानी यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, प्रशिया ऑस्ट्रिया दोनों के बीच में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, प्रशिया ऑस्ट्रिया एग्रीमेंट होगा इनके बीच में, ध्यान रखना है इसमें। ये दोनों क्या कर रहे थे भाई? एग्रीमेंट कर रहे थे, ये सोचते कि भाई चलो ऐसा करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों क्या लगे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन जैसे मानते हैं अपन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रिया को भी कुछ चाहिए था और प्रशिया को तो वैसे दोनों स्टेट चाहिए थे, तो दोनों एग्रीमेंट कर लेते कि भाई हम ऐसा करेंगे, दोनों साथ में लड़ेंगे, यानी दोनों से रिलेटेड जो भी कुछ इश्यू थे हम पढ़ेंगे इसके आगे, दोनों के प्लेसेस मिल जाएंगे। तो दोनों के बीच में क्या होता है कि एग्रीमेंट कर लेते हैं भाई हमने दोनों को क्या करना है, स्लेस्विग और ऑस्ट्रिया नाम के प्लेसेस को हमें क्या करना है? डेनमार्क के कंट्रोल से हटाना है, और हमें डेनमार्क के जो कह सकते हैं डेनमार्क के अगेंस्ट क्या करनी है? फाइट करनी है। तो बताया जा रहा है 1864 है, ठीक है ना। 1864 के अंदर क्या होता है भाई? दोनों के बीच में, यानी एक तरफ से जॉइंट आर्मी प्रशिया ऑस्ट्रिया की होती है और दूसरी तरफ होता है आपके पास में डेनमार्क। तो इसमें लिखा है, इसमें क्या होता है? डेनमार्क वॉज डिफीटेड, यहाँ पर डेनमार्क की क्या होती है? हार हो जाती है, यानी डेनमार्क यहाँ पर क्या होता है? हार जाता है, और जब डेनमार्क हार जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये दोनों प्लेसेस क्या हो जाएंगे? वापस से प्रशिया के पास आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो आपके बताया जा रखा है विलियम, और जो बताया जा रखा है, एक तो यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, ध्यान रखना किसके बीच में? तो कैसे विलियम, इसको पढ़ चुके अपन, कैसे विलियम एंड जोसेफ ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया के जो प्रिंसेस है जिसका नाम दे रखा है यहाँ पर फ्रांसिस जोसेफ लिख सकते हो क्या? ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना। और ये हो जाएंगे आपके प्रशिया। इन दोनों के बीच में क्या होती है? एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का नाम दे रखा है आपके पास जो पहले लिखे, ट्रीटी ऑफ गेस्टिन, जो होती भाई इन 1865 सी। आप मंथ याद रखो, आपको ईयर इसको आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इसके अंदर ईयर का तो आपको याद रखना ही है। और इस जो ट्रीटी ऑफ गेस्टिन, इसमें ये डिसाइड किया गया भाई जो आपके स्लेस्विग है, ये तो किसको मिल जाएगा? प्रशिया को मिल जाएगा, और दूसरा दे रखा है होस्टिन था, ये किसको मिलेगा? ऑस्ट्रिया को मिलेगा। ये इस ट्रीटी के प्रोविजन से ध्यान रखना, फिर इस ट्रीटी को वापस आप देख सकते हो बोले।
कि जैसे सबसे पहले पे क्या होता है, वॉर विद डेनमार्क और ट्रीटी ऑफ गेस्टिन में क्या होता है कि सबसे पहले जो स्लेस्विग होस्टिन नाम के प्लेस जर्मनी के थे, जर्मन यूनियन के, लेकिन इनको कंट्रोल डेनमार्क कर रहा था। बताया यूरोपियन कॉन्टिनेंट के द्वारा लगातार वार्निंग देने के बावजूद भी यहाँ पर डेनमार्क ने क्या कर लिया, इनको पॉलिटिकली के साथ साथ अपने एम्पायर में मर्ज कर लिया था। तो उस समय बिस्मार्क को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो डेनमार्क के अगेंस्ट क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पर प्रेशा के बीच में, ऑस्ट्रिया के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट जिसको आप पढ़ेंगे यहाँ पे, जो ट्रीटी ऑफ गेस्टिन एग्रीमेंट ये था कि भाई दोनों को हमको साथ में लड़ना है, दोनों स्टेट को फ्री करवाने के लिए हम दोनों आर्मी को साथ में लड़ेंगे, हम डेनमार्क के अगेंस्ट लड़ेंगे। और 1864 में क्या होता है, दोनों एक तरफ तो दोनों प्रेशा और ऑस्ट्रिया की आर्मी होती है, एक तरफ डेनमार्क होता है, दोनों के बीच में वॉर होता है। और इस वॉर के अंदर क्या होता है, डेनमार्क वाज डिफीटेड, डेनमार्क को हरा दिया जाता है। तो फिर उसके बाद में कैसर विलियम है, प्रेशा के जो आपके कह सकते हैं एम्परर है, और जो जोसेफ है, फ्रैंकिस जोसेफ है, जो ऑस्ट्रिया के एम्परर, दोनों के बीच में क्या होती है, एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ गेस्टिन कहते हैं, 1865 सी में होती, और दोनों प्लेसेस रिलेटेड इसमें एग्रीमेंट होगी। इसमें एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया कि प्रेशा को तो क्या मिलेगा, स्लेस्विग मिल जाएगा, और जो ऑस्ट्रिया को क्या मिलेगा, यहाँ पर होस्टिन ये मिल जाएंगे। ये दोनों ट्रीटी के यहाँ पर इस जो वॉर विद डेनमार्क इसके प्रोविजन माने जाते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जो होस्टिन नाम का प्लेसेस है, होस्टिन नाम का प्लेसेस तो ऑस्ट्रिया को दिया गया था। तो यहाँ पर बिस्मार्क कहता है, इससे थोड़ा बहुत दुखी था, शेर था, उसको यानी उसको लगा बाद में कि भाई ये प्लेसेस क्या होता है वापस जर्मनी के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर एक और नया सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम सेकंड नंबर है आपके फर्स्ट पेज, यहाँ पर ध्यान रखना कंप्लीट हो जाता है। अब जो सेकंड पेज स्टार्ट होगा वो होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो आपके जो वॉर विद ऑस्ट्रियन ट्रीटी ऑफ प्रेग, वॉर विद ऑस्ट्रियन एंड ट्रीटी ऑफ प्रेग 1866 सी। अब हम पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी ट्रीटीज होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बताया यहाँ पर ध्यान रखना कि जो बिस्मार्क के द्वारा, कहने का मतलब जो बिस्मार्क के द्वारा जो ऑस्ट्रिया को यहाँ पर ऑस्ट्रिया नाम का प्लेसेस दे दिया गया था, तो इससे बिस्मार्क थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। अब ये सर्कमस्टेंस खत्म होने के बाद में सेक्रीफाइस स्टार्ट होता है आपका ऑस्ट्रिया के साथ वॉर। ऑस्ट्रिया के साथ वॉर होना ही था, क्योंकि ये प्लेसेस था जो आपका ऑस्ट्रिया नाम का प्लेस है, ऑस्ट्रिया को दिया गया था। और बिस्मार्क कभी भी नहीं चाहते थे कि मतलब ये प्लेसेस किसके अंदर जाए, ऑस्ट्रिया के अंदर जाए। तो यहाँ पर बिस्मार्क क्या था, अपनी प्लानिंग करने लगे थे कि भी किस तरीके से अपन ऑस्ट्रिया को अपने कंट्रोल में लेना है, ठीक है ना। और साथ साथ में बिस्मार्क ये भी जानते थे कि ऑस्ट्रिया को बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के हराना शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्रेशा डायरेक्टली ऑस्ट्रिया को कभी भी नहीं हरा सकता था। उसके दिमाग में ये भी क्राइटेरिया था कि ऑस्ट्रिया को हराने के लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी कंट्री का हमें सपोर्ट की नीड हमें बहुत ज्यादा जरूरी होगी। तो बताया जा रहा है, और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रिया नाम के प्लेसेस जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के लोग कॉमनली लोकल एरिया पे रिबेलियन करने लगे थे, कि वो भी चाहते थे कि मतलब किस में एड हो, वो भी जर्मनी के अंदर यहाँ पर जर्मनी के अंदर मर्ज होना चाहते थे। तो इस तरह के जो आपके सर्कमस्टेंसेस को लेते हुए बताया जा रहा है, यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह की जो आपकी पॉलिसीज थी वो यहाँ पर एडॉप्ट की जाएगी बिस्मार्क के थ्रू। जो पहला दे रखा है रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, इनका थोड़ा यूज करेगा, क्योंकि दो तीन ही कंट्री थी यहाँ पर। एक तो मिलेगी आपको रशिया के बारे में। देखो पहले देख लेते अपन शुरुआत से कि सबसे पहले उन्होंने रशिया को कंट्रोल किया। जैसे कि रशिया को कंट्रोल कैसे किया कि भाई रशिया का जो कंट्रोल था वो किस पे था, पोलैंड पे था। आपने पहले पढ़ लिया कि रशिया कंट्रोल कर रहा था, रशिया डोमिनेंस कर रहा था पोलैंड के ऊपर, ठीक है ना। रशिया का डोमिनेंस था किसके ऊपर, पोलैंड के अंदर। तो पोलैंड के अंदर क्या हुई, एक रिवोल्ट हुई थी, ठीक है ना। और पोलैंड में जो रिवोल्ट हुई थी, इस रिवोल्ट को खत्म करने के लिए, कहने का मतलब इस रिवोल्ट को खत्म करने के लिए प्रेशा ने क्या भेजी थी, अपनी आर्मी को भेजा था। प्रेशा ने अपनी आर्मी को भेजा कि भाई वो जो पोलैंड में जो रिवोल्ट हो गई थी उसको क्या कर सके, खत्म कर सके। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर रशिया की जो सिंपैथी थी वो किसको मिल गई, प्रेशा को मिल गई कि भाई वापस एक तो रशिया का जो डोमिनेंस था वो पोलैंड पे था, और पोलैंड में क्या थे रशिया के अगेंस्ट क्या होती रिवोल्यूशन हो रही थी। तो उस रिवोल्यूशन खत्म करने के लिए यहाँ प्रेशा ने क्या भेजा, अपनी आर्मी को भेज दिया था, ठीक है ना। या भाई मैं आर्मी भेज दिया, फ्यूचर में भी कभी ऐसा होगा तो मैं अपनी आर्मी को भेजूंगा। तो इससे क्या होगा, रशिया भी किसके सपोर्ट में आ गया, यहाँ पर प्रेशा के सपोर्ट में आ गया था। सेकेंड बात करते हैं अपन फ्रांस की। तो उन्होंने डिसाइड किया, फ्रांस को उन्होंने डिसाइड किया कि जो
राइनलैंड नाम का प्लेसेज है, सम पार्ट ऑफ राइनलैंड। यहाँ पर प्रश्न डिसाइड कर लिया कि फ्रांस को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि इसके बाद दो ही कंट्री बचेगी, फ्रांस और इंग्लैंड। इंग्लैंड को तो आपको पता है कि इंग्लैंड ने तो जो एक पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा था, नो इंटरफेरेंस इन यूरोपियन कंट्रीज के, उन्होंने एक पहले से डिसाइड कर लिया कि यूरोपियन जो भी कंट्रीज है उनमें कोई भी पर्सनल इश्यू होते हैं उनके इंटरनल लेवल पर, तो उसमें वो किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा। तो बचा कौन? फ्रांस बचा। तो फ्रांस को यहाँ पे एक प्रॉमिस कर लिया गया प्रेसा के द्वारा कि भाई राइनलैंड नाम का प्लेस जो मिडिल में आता है, जर्मनी के मिडिल के अंदर, जो स्लेस्विग या ऑस्ट्रिया के सबसे ऊपर थे, राइनलैंड यहाँ पर बीच में आएगा, ठीक है ना। तो बीच वाले प्लेसेज जो फ्रांस के नजदीक, तो राइनलैंड ही आता है यहाँ पर। तो राइनलैंड का कुछ प्लेसेज है, कुछ पार्ट है, वो किसको दे दिया जाएगा? फ्रांस को दे दिया जाएगा। तो फ्रांस भी यहाँ पर क्या करता है, इस मैटर पे एग्री कर लेता है, और यहाँ पर फ्रांस ने डिसाइड किया कि वो फाइट करेगा, ठीक है ना। फ्रांस हो जाएगा, वो फेवर करेगा, फ्रांस जो फेवर करेगा किसका? प्रशिया का। कहने का मतलब है कि जो वॉर होगा ना, वॉर में जो फ्रांस अगर फाइट करता है ऑस्ट्रिया के साथ में, तो किसके फेवर में करेगा, किसके सपोर्ट में करेगा? वो प्रशिया के सपोर्ट में यहाँ पर वॉर करेगा। तो ये तीनों सर्कमस्टेंसेस थे यहाँ पर किसने बना लिए? यहाँ पर जो बिस्मार्क के थ्रू यहाँ पर बना लिए गए थे। और बताया जा रहा है कि जो इसके साथ साथ में जो आपके यहाँ पर जो मेन जो था, एक सर्डिनिया नाम का प्लेसेस हो जाएगा, ठीक है ना, सर्डिनिया। इसका भी हम आगे बढ़ेंगे सर्डिनिया के बारे में। ये इंग्लैंड का, ये सॉरी इटली का एक पार्ट है, जो इटली की यूनिफिकेशन में अपना रोल प्ले कर रहा था, मेजर रोल। लेकिन पता है कि जो इटली के यूनिफिकेशन के अंदर भी क्या था भाई, एक जो ऑस्ट्रिया एक प्रॉब्लम बन रहा था। कैसे? आगे पढ़ेंगे यहाँ पर कि वेनिसिया नाम का एक प्लेसेज है, वेनिसिया नाम का एक प्लेसेज है, पढ़ेंगे हम आगे। वेनिसिया था, और एक था आपके लोम्बार्डी। दो प्लेसेस थे। तो बताया जाएगा लोम्बार्ड तो यहाँ पर किसको? सर्डिनिया को मिल गया था, लेकिन वेनिसिया था वो किसके कंट्रोल में था? ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था। तो यहाँ पर प्रेशर भाई सर्डिनिया को बोला कि भाई आपकी भी प्रॉब्लम ऑस्ट्रिया से सेम है और मेरी भी ऐसी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सर्डिनिया को भी यहाँ पर फेवर में कर लिया, किसके? प्रेशर के फेवर में। और इनके प्रॉमिस क्या था कि अगर हम वॉर जीत जाते हैं, तो वॉर जीतने के बाद में जो वेनिसिया नाम का प्लेस है, जो किसको दे दिया जाएगा? सर्डिनिया को दे दिया जाएगा। यानी जो वेनिसिया प्लेसेस कह सकते हो आप, जो वेनिसिया नाम का प्लेसेस है वो किसको मिल जाएगा? सर्डिनिया को वेनिसिया मिल जाएगा, फ्रांस को राइनलैंड का कुछ प्लेसेस मिल जाएगा, और रशिया को तो वैसे सपोर्ट कर दिया। तो इसी तरीके से काफी ज्यादा कंट्रीज थे, उनको यहाँ पर बताया जाएगा रशिया ने अपने फेवर के अंदर कर लिया था। तो इसी तरह बताया जा रहा है जुलाई 1866 की बात है, ध्यान रखना यहाँ पर जुलाई, या कह सकते हो इन 1866 में क्या होता है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, आपको वॉर हमें देखने को मिलता है। यानी 1866 में यहाँ पर वॉर होता है किसके बीच में? यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया और प्रेशिया के बीच में, ध्यान रखना इसके अंदर, यानी 66 के अंदर 1866 में यहाँ पर देख सकते हो BATTL बैटल ऑफ सैडोवा होता है, ठीक है ना। किसके बीच में? ऑस्ट्रिया के बीच में एंड प्रेशिया के बीच में, ऑस्ट्रिया और जो प्रेशिया के बीच में यहाँ पर वॉर होता है। और आपको मालूम ही है कि जितने भी वॉर यहाँ पर प्रेशिया फाइट करेगा, उसमें सब में प्रेशिया ही जीतेगा। पहले वाले में देखा हमने प्रेशिया जीता, सेकंड में प्रेशिया विन होगा। और यहाँ पर क्या होता है भाई, ऑस्ट्रिया क्या होता है, यहाँ पर हार जाता है। ध्यान में यहाँ पर ऑस्ट्रिया यहाँ पर हार जाएगा, और जैसे ऑस्ट्रिया हार जाएगा तो इनके बीच में कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ प्रेग होती है। जैसे ऑस्ट्रिया यहाँ पर हारेगा, यानी सबसे पहले वॉर इन ऑस्ट्रिया, ट्रीटी ऑफ प्रेग। कैसे होता है? सबसे पहले रशिया का जो पार्ट था पोलैंड, वहां रिवोल्यूशन होती है, तो ऊपर से उसको अपने आर्मी बेस पर रिवोल्यूशन को क्रश करने में काम करता है, इससे रशिया को फेवर मिल जाता है, रशिया का फेवर मिल जाता है प्रेशिया को। सेकंड जो फ्रांस आता है, तो फ्रांस को भाई बोलते थे भाई राइनलैंड नाम का प्लेसेज है हमारे यहाँ पर जर्मनी का, तो उसका कुछ एक पार्ट हम आपको दे देंगे, तो आपको क्या करना है, वॉर में हमारा सपोर्ट करना है। और सपोर्ट नहीं करो वॉर में, तो आपको क्या करना है, कुछ बोलना भी नहीं है, कुछ वॉर के अंदर इंटरफेयर भी नहीं करना, आपको चुपचाप बैठे रहना है। तो यहाँ पर फ्रांस भी एग्री हो गया, ठीक है ना। और वॉर करो तो सपोर्ट किसको करो? रशिया को सपोर्ट करो। और जो सर्डिनिया नाम का प्लेस है, जो सर्डिनिया के जो नाम का प्लेस है, तो सर्डिनिया भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जिस तरह से प्रेशर कर रहा है जर्मनी के अंदर, तो ये इटली के यूनिफिकेशन में अपना सपोर्ट कर रहा था।
तो जो वेनिशिया नाम का प्लेस है जो किसके पास था भाई, ऑस्ट्रिया के पास था। तो ये भी उसके हाल में हो गया। तो इसने बोला कि सर्डिना ने बोला कि अगर कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई जरूरत पड़े तो आपको क्या करना है, हमारे फेवर में फाइट करनी है और आपको हमारे साथ रहना है, हमारा सपोर्ट करना है। अगर हम जीत जाते हैं तो आपको कौन सा, आपका वेनिशिया प्लेसेस मिल जाएगा, ठीक है ना। वेनिशिया का प्लेसेस हम आपको दे देंगे और हमें तो हमारा क्या चाहिए, ऑस्ट्रिया नाम का प्लेसेस ही चाहिए। तो बताया जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रिया क्या होता है भाई, हार जाता है, डिफीटेड। ऑस्ट्रिया यहाँ पर हार जाता है और बताया जा रहा है ऑस्ट्रिया के और प्रेसिया के, जो पहले आप देख सकते हो ये था कैसर विलियम और जोसेफ है, इनके बीच में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ प्रेग 1866 के अंदर। और इसमें क्या होता है, जो प्रेसिया को कौन सा प्लेस मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया नाम का प्लेसेस किसको मिल जाएगा, यहाँ पर प्रेसिया को मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो वेनिशिया नाम का प्लेसेस वो आपको यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, सर्डिनिया को मिल जाता है। तो ये सेकंड सर्कमस्टेंस, इसमें भी बिस्मार्क का एक इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। अब जो अगला वाला पढ़ेंगे अपन वॉर विद, जो आपके फ्रांस वाला वो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम रफ कर देते हैं पहले। सबसे पहले देखो ये जो भी टॉपिक चल रहा है इसमें एक तो बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन बताया जा रखा है और दूसरा बात बताया जा रखा है कि वो जर्मनी का यूनिफिकेशन कौन से फेज में हुआ था। अब जो थर्ड वाला फेज है वो आपको हो जाएगा वॉर विद फ्रांस and Treaty of Frankfurt। अब ये हुई थी आपके 1871 सी के अंदर। देखो सारे वॉर के सारे तो न्यूज से लिंक है। अब भाई फ्रांस से वॉर क्यों होगा, भाई फ्रांस तो यहाँ पर सपोर्ट करता, फ्रांस से वॉर क्यों हुआ, तो आपको जो चीजें यहाँ हुई थी, जो प्रोमिसेस किए गए थे, प्रोमिसेस नहीं किए, पूरे नहीं किए जाएंगे, इसी वजह से इनके बीच में वॉर हमें देखने को मिलेगा। तो जो पहला जो रीजन ही पहला मानते हैं कि यहाँ पर जो फ्रांस को, यानी कहने का मतलब जो फ्रांस को जो साथ जो प्रोमिस हुआ था राइन नाम का प्लेसेस देने से, तो इसने क्या होगा, फ्रांस ने अपने राइन जो रिवर है वहां तक अपना एम्पायर एक्सटेंड करने की कोशिश करने लग गया था फ्रांस, ठीक है ना। क्योंकि इसको मालूम था कि ये प्लेसेस तो मेरे ही हैं, तो प्रोमिसेस कर रखे हैं। लेकिन बिस्मार्क ने क्या हुआ, इनकी तरफ ध्यान देना ही इग्नोर, यानी बिस्मार्क ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। यानी जो बिस्मार्क है उसने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया फ्रांस को। यानी जो फ्रांस के साथ ट्रीटी हुई थी, जो फ्रांस के साथ जो प्रोमिसेस थे उनको इन्होंने क्या हुआ, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। और बताया जा रहा है जब नेपोलियन जो थर्ड है, ध्यान रखना इसमें, नेपोलियन थर्ड जो फ्रांस के क्या है, वे रूलर हैं, इन्होंने एक प्लेसेस था लक्सेमबर्ग, जो आपके लक्सेमबर्ग नाम का एक प्लेसेस है आपके यहाँ पर, जो यहाँ बताया जा रखा है, जो जर्मनी का आता है। तो पता है नेपोलियन थर्ड जो फ्रांस रूलर, इन्होंने एक प्रपोजल रखा भाई किसके सामने, जर्मनी के सामने। वो बोला कि हमें लक्सेम नाम का प्लेसेस चाहिए, ठीक है ना, तो वो हमें देना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन जो बताया जा रहा है जर्मनी के मीडिया में, मतलब इस तरह के जो आपके आर्टिकल, अलग अलग तरह के आर्टिकल्स रखे गए कि भाई ये चीज़ गलत है, या मतलब काफ़ी गुस्सा देखने को मिला कि भाई ऐसे कैसे हमसे प्लेसेस मांग रहे हो आप। और जर्मनी ने भी वैसा ही किया कि इस प्लेसेस को देने से रिफ्यूज कर दिया। यानी जो बिस्मार्क के दौरान इस प्लेसेस को, मतलब जो खरीदना चाह रहा था इस प्लेसेस को देने से, उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, इस प्लेसेस को देने से मना कर दिया। और बताया जा रहा है 1817 के अंदर कि जो 1870 सी के अंदर यहाँ पर वॉर होता है किसके बीच में, फ्रांस एंड रसिया। यहाँ पर हमें वॉर देखने को मिल रहा है, ध्यान में, जिसको अपन फ्रैंको पर्शियन वॉर भी कहते हैं, फ्रैंको पर्शियन वॉर। इन दोनों के बीच में यहाँ बताया जा रहा है वॉर होता है। और इस वॉर से काफी चीजें बताया भी जा रहा है कि जिस समय ये वॉर होगा उस समय यहाँ पर इटली का लास्ट यूनिफिकेशन भी खत्म हो जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इस वॉर में कैसे होता है ना, जर्मनी की यूनिफिकेशन सब जो प्रेसिया जीतता है। तो फिर यहाँ भी क्या होता है, प्रेसिया क्या होता है, जीत जाता है, या कह सकते हो आप फ्रांस was defeated। फ्रांस में भी क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, डिफीटेड हो जाता है, यानी यहाँ पर हार जाता है। और बताया जा रहा है इनके बीच में 1871 के अंदर, यानी 1871 की बात है, इन 1871 के अंदर ट्रीटी ऑफ
फ्रैंकफर्ट होती है। और इसमें बताया जा रखा है कि जो एक तो अल्सेक एंड लोरेन, लोरेनियस यानी कहने का मतलब जो आपके अल्सेक है वो लोरेन है, ये प्लेसेस क्या होते हैं जर्मनी के अंदर या प्रशिया के अंदर आ जाते हैं। कहने का मतलब वॉर में देख लो वापस जो फ्रांस और जो आपके वॉर हो गया इसमें रीजन क्या था पहले बता दें कि फ्रांस के साथ प्रोमिस किए गए थे कि हम आपको राइनलैंड नाम के कुछ प्लेसेस दे देंगे। तो फिर फ्रांस ने क्या कर दिया, राइन रिवर के तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने लग गया था। अब उसी सर्कमस्टेंस में जब बताया जाएगा जब जो बिस्मार्क लगा था फ्रांस को इग्नोर करते तो यहाँ पर फ्रांस समझ गया था कि शायद इस राइनलैंड नाम के प्लेसेस उसे नहीं मिलेंगे। तो बताया जाएगा फ्रांस के जो आपके रूलर है नेपोलियन का, इन्होंने एक जो प्रपोजल रखा यहाँ पर किसके सामने, प्रशिया के सामने कि हमें लक्समबर्ग नाम का प्लेसेस हमें चाहिए, हम इसको खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन जर्मनी ने क्या कर दिया, इस प्लेसेस को देने से रिफ्यूज कर दिया। अब रिफ्यूज करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वॉर होगा। तो यहाँ पर 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच में क्या होता है, वॉर होता है। इस वॉर के अंदर बताया जाएगा फर्स्ट से क्या होता है, डिफीटेड हो जाता है, हार जाता है। और हारने के बाद 1871 में इनके बीच में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट जिसे बता सकते हैं अपन। उस ट्रीटी के अंदर जो अल्सेक और लोरेन नाम का जो प्लेसेज है वो जर्मनी को या प्रशिया को दे दिया जाता है। और इसी तरीके से 3 फेज के अंदर यहाँ बताया जा रखा है जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद में जर्मनी की यूनिफिकेशन में बताया जा रखा है जो जिसके बारे में पढ़ चुके हैं अपन सबसे पहले स्टार्टिंग से बिस्मार्क कंट्रीब्यूशन देख लो आप, ये वहाँ के जो कैसल विलियम है उनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले था, उनको लास्ट में रूलर बना दिया गया, एम्पायर बना दिया गया। और इस पूरी जो जर्मनी का आपको यहाँ पे यूनिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। टोटल यूनिफिकेशन है, थर्ड फेज में होता है। पहला वॉर भी डेनमार्क पढ़ा होगा आपने, और यहाँ पर होती है ट्रीटी ऑफ गेस्टिन होती है जिसमें ऑस्ट्रिया प्रशिया के बीच में होती है। और इसमें ऑस्ट्रिया नाम का प्लेसेज है वो ऑस्ट्रिया के पास जाता है, हालांकि स्लेस्विग नाम का प्लेसेज जर्मनी के पास में आ जाता है। तो सेकंड वॉर होता है, सेकंड जो ऑस्ट्रिया के साथ वॉर होता है, ट्रीटी ऑफ प्रेग होती है 1866 में। और बताया जा रहा है कि इस वॉर के अंदर भी प्रशिया जीत जाता है, और जो होस्टिल नाम का प्लेसेज है वो प्रशिया में ऐड कर लिया जाता है। और लास्ट जो वॉर है वो फ्रांस के साथ होता है, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट होती है 1871 के अंदर। इस वॉर में भी यहाँ पर फ्रांस क्या होता है, हार जाता है। और जो अल्सेक लोरेन नाम का प्लेसेज है वो जर्मनी को या प्रशिया को दे दिया जाता है। और इसी तरीके से 3 फेज के अंदर यहाँ पर जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट क्लासेज है, नेक्स्ट अगले जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हमारे पास में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली।